सो गाइज स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। तो गाइज बताया जा रहा है एमटी स्वर्ण कृष्णा। एमटी स्वर्ण कृष्णा जो है वो एक जहाज हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक वेसल हम लोग को देखने को मिल रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। इस वेसल में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक इतिहास रचा गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम हम लोग को यह चीज देखने को मिली है कि सभी महिला अधिकारियों की टीम के साथ एक जहाज को जो है वो रवाना किया गया है, कि किसी जहाज को सभी महिला अधिकारी की टीम के साथ जो है वो यात्रा के लिए रवाना किया गया हो। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है और वर्ल्ड मैरीटाइम हिस्ट्री जो है ये एमटी स्वर्ण कृष्णा नाम के जहाज ने क्रिएट करी है। इस जहाज में ऑनबोर्ड थी सभी महिलाएं, यानी जितना भी क्रू था इस जहाज का वो सभी का सभी वुमेन क्रू हम लोग को देखने को मिला था। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक बेसिक सा आइडिया जो है वो होना चाहिए, राइट। अब बात करेंगे सतरास के बारे में। आसाम का ये 17 हम लोग को देखने को मिलता है, ये 17 मठ वगैरह जो है, तो ये क्या है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था तो बताया जा रहा है कि ये काफी कॉमन बात है, काफी आम बात है कि जब भी इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो पॉलिटिशियंस वगैरह जो हैं वो अलग अलग सत्रास में जाकर विजिट करने लगते हैं। ये बेसिकली आशीर्वाद लेने आ जाते हैं शंकर देव जी का, राइट। तो ये चीज है, तो इसके लिए ये टॉपिक न्यूज में था, बट मेनली आप लोग को समझना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है सत्रास के बारे में कि ये सत्रास है क्या। तो 17 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 16वीं शताब्दी के नियो वैष्णवाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, नव वैष्णव सुधारवादी आंदोलन, इसके भाग के रूप में निर्मित वैष्णव मठ रूपी संस्था है। ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन है ये सत्रास, राइट। और इसको स्टार्ट किया गया था वैष्णवाइट सेंट रिफॉर्मर श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा, और ये 1449 से लेकर 1596 के पीरियड में हमें देखने को मिले थे श्रीमंत शंकर देव जी, राइट। तो वैष्णव संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नव वैष्णव सुधारवादी आंदोलन है ये, राइट। ये मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था और वहां पर जो ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए थे तो वो हम लोग को सत्रास देखने को मिलते हैं। इन सत्रों या थान को 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे असम में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये जो 17 जो है, ये जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो है गाइस, ये एस्टैब्लिश किए गए थे रिलीजियस, सोशल और कल्चरल रिफॉर्म के सेंटर्स के तौर पर आसाम के अंदर 16वीं सेंचुरी के दौरान। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जो कि न्यू वैष्णवाइट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के तौर पर हमें देखने को मिलते थे, राइट। इनको स्टैब्लिश किया गया था, क्रिएट किया गया था। किस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था कि ये रिलीजियस, सोशल, कल्चरल रिफॉर्म के सेंटर के तौर पर इन्हें एस्टैब्लिश किया गया था। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो पहले के टाइम पीरियड में हिस्ट्री में आप लोग जानते हैं काफी सारी चीजें होती थी, काफी सारे इवेंट डिस्क्रिमिनेशन भी हम लोग को देखने को मिलते थे। छोटी जाति वालों को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो मंदिर में एंटर करें और बहुत सारे इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन होते थे। तो इस प्रकार की जो पुरानी जो प्रथाएं वगैरह जो है, राइट, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं व्यक्तियों को, लोगों को, तो उनको खत्म करने से रिलेटेड ये मूवमेंट था एक प्रकार का, राइट। और ये जो सेंटर थे ना, रिलीजियस सेंटर वगैरह, वो इसी प्रकार की शिक्षा देते थे, इसी प्रकार के अवेयरनेस क्रिएट करते थे कि मतलब जो ये प्रथाएं जो चलती आ रही हैं सदियों से, जिसके कारण हम लोग को भेदभाव वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो सब बंद हो, राइट, इसमें सुधार लाया जाए। तो इस पर्पस के लिए ये मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला था। तो इस पर और थोड़ी सी बात करते हैं। तो प्रत्येक 17 जो है गाइस, हर एक 17 जो हमें देखने को मिलता है उसमें केंद्रक के रूप में एक नामघर उपासना कक्ष होता था, राइट, यानी कि अभी भी है वर्शिप हॉल है एक, जिसको नामगढ़ कहते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस के तौर पर काम करता है और इसको हेड किया जाता है, यानी कि इसके जो प्रमुख होते हैं वो एक प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, राइट, जिन्हें सत्राधिकार जो है वो कहा जाता है, सत्राधिकार इनको कहा जाता है, राइट। और 17 में साधुओं को भक्त कहा जाता है, जो साधु वगैरह जो होते हैं, मॉन्क्स वगैरह जो होते हैं, उनको भक्त कहा जाता है, राइट। और इन्हें छोटी उम्र में ही दाखिल किया जाता है। जो ये मॉन्क्स वगैरह जो होते हैं ना, वो छोटी उम्र में, यंग एज में ही जो है वो इसमें दाखिल हो जाते हैं। ये साधु शामिल होने वाले सत्रों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मचारी अथवा गैर ब्रह्मचारी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं या गैर ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट भी हो सकते हैं या नॉन सेलिब्रेट भी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है जब वो एंटर करते हैं, राइट, इंस्टीट्यूशन में। अब शंकर देव की फिलॉसफी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। शंकर देव का दर्शन क्या होता है, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। तो शंकर देव ने एका शरणा नाम धर्मा,
राइट। एका शरणा नाम धर्मा, यहां से क्वेश्चन उठेगा कि एका शरणा नाम धर्मा नामक भक्ति के एक रूप का प्रचार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है शंकर देव के द्वारा भक्ति के एक रूप का प्रचार जो है एका शरणा नाम धर्मा, ये शंकर देव ने इस चीज का प्रचार जो है वो किया था, प्रोपोगेट किया था शंकर देव ने इस भक्ति को, इस भक्ति के फॉर्म को, राइट। और समानता और भाईचारे, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, राइट, के आधार पर जातिगत मतभेद जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कास्ट डिफरेंस वगैरह जो है उनको फ्री करने की बात करी। रूढ़िवादी हम लोग को ब्राह्मणवादी रिवाज जो है, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स वगैरह जो हैं, और बलि की जो प्रथाएं जो हैं, जो सैक्रिफाइसेस वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे मुक्त समाज को प्रोत्साहित किया। यानी कि ये सब जो जो पास्ट के समय पे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, पहले के समय पे जो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते थे, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते थे, काफी सारे ऐसी कल्चरल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी, बलि देना और इस प्रकार की चीजें, तो इससे संसार को मुक्त करने का एक कदम उठाने के लिए ये इन्होंने काम किया शंकर देव ने, राइट। और उनकी ये फिलॉसफी है एका शरणा नाम धर्मा, राइट। और उनकी जो शिक्षाएं हैं मूर्ति पूजा के स्थान पर प्रार्थना और जाप यानी कि नाम पर केंद्रित थी, राइट। ये फोकस करते थे, इनकी टीचिंग जो थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, किसके ऊपर फोकस करती थी? प्रेयर्स और चैंटिंग के ऊपर, इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप, राइट। कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उसकी जगह प्रेयर करो, वर्शिप करो, मेडिटेशन करो। और उनका धर्म देव भगवान, नाम प्रार्थना, भक्त श्रद्धालु और गुरु शिक्षक, 4 घटकों पर आधारित था। उनका जो धर्म था वो 4 कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड था, यानी कि गॉड, देव यानी कि गॉड, नाम यानी कि प्रेयर्स, भक्त्स यानी कि डिवोटीज, और टीचर्स। गॉड, प्रेयर्स, डिवोटीज, टीचर्स, तो ये 4 बेसिकली कंपोनेंट्स थे जिनके आधार पर इनका धर्म बेस्ड था, ठीक है। तो ये है शंकर फिलॉसफी, जिसके बारे में आप लोग को एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जो है वो अक्सर आ जाती हैं, राइट। और ये टॉपिक करंट अफेयर्स में है, तो यू शुड नो वेरी वेल अबाउट इट, क्योंकि 17 से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, 17 किससे एसोसिएटेड है, तो तुरंत आप शंकर देव के साथ इनको लिंक करेंगे 17 को, राइट। ये इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि रिलीजियस, सोशल, कल्चरल रिफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, राइट। और आपको शंकर देव की फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स के बारे में। अब गाइस डिस्कस करेंगे टेक भारत 2021 के बारे में। तो ये एक ई कॉन्क्लेव हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जा रहा है। ये स्टेक होल्डर्स हेल्थ टेक और एडू टेक सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हेल्थ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर से ये स्टेक होल्डर्स बिलोंग कर रहे हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, राइट। ये सेकंड एडिशन हम लोग को ई कॉन्क्लेव का देखने को मिल रहा है, जिसको लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट है टेक भारत से रिलेटेड, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, राइट। गाइस बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्विट्जरलैंड टू बैन ऑन फेस कवरिंग इन पब्लिक में फेस कवर करके नहीं रखा जा सकता स्विट्जरलैंड के अंदर। और स्विट्जरलैंड की बात करें गाइस, तो ये कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है स्विट्जरलैंड, तो इसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड जो है वो लैंड लॉक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई ये कंट्री है। इसके आसपास कोई भी, यानी कि इस कंट्री के कहीं पर भी आप देखेंगे तो कहीं पर भी कोई हम लोग को समुद्री बॉडी वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलती, राइट। तो ये वाली चीज है। और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक रूप से चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में एक जनमत संग्रह आयोजित कराया गया था। एक रेफरेंडम हम लोग को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिला था। रेफरेंडम का मतलब पता है ना क्या होता है? रेफरेंडम में होता यह है कि डायरेक्ट जो है वो पब्लिक जो होती है ना, स्विस पब्लिक जो होती है, स्विस के जो लोग हैं, स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं, उनको डायरेक्ट से मिलता है अपने अफेयर्स में, यानी कि देश की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के तहत, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम हम लोग को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। नागरिकों को अपने मामलों में सीधे तौर राय देने का अधिकार है। नागरिकों को नियमित रूप से विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय जनमत संग्रह में मतदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेगुलरली इनवाइट किया जाता है। वोट्स, पब्लिक वोट्स, जो भी वेरियस इश्यूज होते हैं नेशनल और रीजनल रेफरेंडम्स के, तो डायरेक्टली पब्लिक जो है वो वोट देकर फैसला लेती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में समझो। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको वोट देते हैं,
राइट, रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं, चूज करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को, जो हमारे एमपी एमएलए वगैरह जो होते हैं ना, तो वो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये हमारे बिहाफ में पार्लियामेंट में जाकर डिसीजन लेते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट। अब स्विट्जरलैंड के अंदर क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब कि जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया पब्लिक से कि चलो बताओ कि ये फलाना कानून जो है वो लेकर आना है कि नहीं आना, तो जो फिर डायरेक्ट पब्लिक बताएगी, वोट दे देकर बताएगी कि लेकर आना है या नहीं आना। फिर इसमें से जिसकी भी ज्यादा वोटिंग होती है, यानी कि जो भी ज्यादा परसेंटेज जिसका निकल के आता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि सामने फैसला आ जाता है कि पब्लिक डिसाइड करती है, डायरेक्टली पब्लिक डिसाइड करती है, राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को, ऐसा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम जो है वो हम लोग को स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी से रिलेटेड पॉलिटी में। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्लियर है यहाँ तक आपको पूरी बात है? तो ये रेफरेंडम हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे ही रेफरेंडम जो है वो अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ, जिसमें काफी नैरोली वोटेड फेवर में आया। नैरोली वोटेड फेवर में का मतलब है कि काफी कम गैप के साथ ये चीज हमें देखने को मिली कि यानी कि काफी कम अंतर के साथ प्रतिबंध लगाने के पक्ष मतदान किया गया, राइट। काफी कम अंतर, काफी कम गैप के साथ, ऐसा बोल सकते हो आप कि 48, 52 या 49, 51 इस प्रकार का हम लोग को अंतर देखने को मिला, राइट। तो ये चीज है। और यहां पर बताया ये गया है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला बुर्का या नकाब भी इसमें शामिल है पब्लिक कवर में, राइट। इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जहां पर कुछ ऐसे प्लेसेस वगैरह होते हैं ना, कुछ ऐसे पूजा करने वाले जो स्थल होते हैं या कोई और धार्मिक स्थल वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर मतलब धार्मिक तौर पर या कल्चरली या ट्रेडिशनली जो है वो पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, ढाका जाता है चेहरा, राइट। तो उस समय पर अलाउ किया गया है कि जो वर्शिप की प्लेसेस या दूसरी सेक्रेट साइट्स हैं वहां पर फुल फेशियल कवरिंग जो है वो अलाउ की गई, यानी कि फेस ढका जा सकता है, राइट। और इसके अलावा अलाउ किया गया है कोई भी अगर हेल्थ या सेफ्टी रीजंस होते हैं, जैसे कि आज की डेट में कोरोना वायरस के कारण मास्क पहनना अलाउड है, फेस कवर करना अलाउड है, राइट। तो पॉसिबल हो सकता है। और कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर लोकल कस्टम्स जैसे कि कार्निवल्स वगैरह जो होते हैं ना, तो उस समय में भी जो है वो दे रखी है, अनुमति दे रखी है, बट उसके अलावा और कहीं नहीं अनुमति दे रखी है। तो ये चीज है, राइट। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि स्विस पीपल जो है वो किस प्रकार से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वोटिंग वगैरह करते हैं, अपने अफेयर्स वगैरह जो होते हैं उसमें अपना योगदान देते हैं, राइट। डिसीजन जो है वो पब्लिक के द्वारा ही लिया जाता है। और पहली यूरोपियन कंट्री जिसने बैन लगाया था इस प्रकार से, राइट, यानी कि फेस को कवर करने के ऊपर बैन लगाया था, वो थी फ्रांस, राइट। फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने बुरखास और नकाब्स के ऊपर बैन लगाया था कि पब्लिक प्लेसेस में बुरखास और नकाब जो है वो नहीं पहने जाएंगे। और वर्ष 2011 में ये चीज हमें देखने को मिली थी कि ये बैन जो है वो लगाया गया था। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। अब चाइना से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। चाइना प्लान कर रहा है कि ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र नदी की जो डाउन स्ट्रीम जो होती है ना, यानी कि जिस जगह पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नीचे की तरफ, ढाल की तरफ जो है वो आती है, तो वहां पर ये डैम बनाने की योजना तैयार कर रहा है, राइट। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक नया 5 ईयर्स का प्लान 2021 से 2025 के बीच का हम लोग को देखने को मिला है। चाइना ने प्रपोजल रखा है कि ये पहला डैम जो है वो क्रिएट करेगा लोअर रीचेस जो हैं यारलंग जैंगबो नदी की, क्योंकि तिब्बत क्षेत्र में, आप याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत क्षेत्र में यारलंग जैंगबो नदी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये नदी जो है जब इंडिया के अंदर एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो उससे पहले ये यारलंग जैंगबो नदी के नाम से जानी जाती है। तो वो जो डाउन स्ट्रीमिंग जो है, यानी कि जो लोअर रीचेस जो है, यानी कि जो ढलान से इंडिया की तरफ जो ये नदी एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहां पर ये डैम बनाने की योजना बना रहा है चाइना, राइट। और दूसरे और भी मेजर प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये कोस्टल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पावर ट्रांसमिशन चैनल्स भी यहां पर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और इंडिया को लेकर चिंता वाली बात यह है, इसके बारे में हालांकि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, कि चाइना जो ये डैम बिल्ड कर रहा है, और चिंता वाली बात यह है कि चाइना इस प्रकार का जो डैम बना रहा है उससे रिलेटेड कोई भी इंडिया के साथ उसने कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं करी है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, या फिर कोई भी मल्टीलैटरल ट्रीटी ये पानी को लेकर नहीं करी। क्योंकि ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये डैम वगैरह बनाएगा तो पानी के फ्लो को ये नियंत्रित कर सकता है, राइट। पानी का फ्लो, क्योंकि डैम जब भी बनता है तो डैम खुलते हैं ना, डैम खुलते हैं तो पानी छोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से पानी को ये ब्लॉक कर सकता है। नीचे आने वाला, हमारी तरफ आने वाला ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो ये स्लो कर सकता है, या एकदम से कभी भी खोलकर फास्ट कर सकता है। मतलब कि इसके हाथ में पूरी चीजें हैं कि ये चाहे तो एकदम से पानी को खोलकर
फ्लडिंग जो है वो नीचे वाले एरिया पे कर सकता है, बाढ़ जो है वो आ सकती है नीचे वाले एरिया पर, तो ये सब डेंजर भी हो सकता है। और दूसरा और सबसे बड़ी बात कि पानी की कमी आ जाएगी इंडिया के अंदर अगर वो पानी रोकना शुरू कर देगा तो, राइट। तो ये एक इशू है बहुत बड़ा, राइट। तो इस चीज पर इंडिया की चिंताएं हम लोग को देखने को मिल रही है। और चाइना का मानना यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ये जो डैम बना रहा है उससे उसका अरुणाचल प्रदेश पर दावा मजबूत होगा। मतलब कि सिंपल सादी बात, चाइना का हमेशा से ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश, और ना ही सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र जो है ना वो चाइना का है, ऐसा ये क्लेम करता है। और आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी हुआ है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है, कब्जा करने वाली पॉलिसी देखने को मिलती है, एक्सपेंड करने वाली पॉलिसी देखने को मिलती है। ये हर एक, जैसे कि साउथ चाइना सी को भी ये अपना जो है वो मानता है, उसी के कारण काफी सारी जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री जो है साउथ चाइना सी के पास, तो वो काफी परेशान है। उनकी मुठभेड़ हमेशा चाइना के साथ जो है वो होती रहती है, वो बार बार डराता रहता है अपनी शिप्स वगैरह को लाकर या अपनी सबमरीन को लेकर आके, राइट। तो इस प्रकार की हरकतें चाइना की होती है, और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में भी ये इसी प्रकार की हरकत कर रहा है। और उसका मानना यही है कि अगर ये डैम वैम बना देगा यहाँ पर उस क्षेत्र में ऊपर साइड ब्रह्मपुत्र नदी के, तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इसका जो क्लेम है वो और भी मजबूत हो जाएगा। और भारत का मानना है कि तिब्बती पठार, जो तिब्बतन प्लेटू जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसमें चीन की परियोजना भारत में नदी के प्रभाव को कम करने की धमकी है। यानी कि इंडिया के अंदर जो पानी का जो फ्लो आता है तिब्बत से होता हुआ, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। वही चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई दी थी हालांकि। और आपको बता दें गाइस कि ये डैम्स, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम जो होते हैं, ये एक मतलब पानी के मुद्दे को एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर भी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। पानी का जो मुद्दा होता है, आप देखते हैं कि जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर भी दो स्टेट्स के बीच में पानी के मुद्दे को लेकर लड़ाई झगड़ा हम लोग को देखने को मिलने लगता है, राइट। युद्ध वगैरह जो है वो देखने को मिलने लगता है, और कई बार पानी को लेकर शांति भी हो जाती है कि दोनों जो है वो पीस डील कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है चाइना की, चाइना पहले वहां पर डैम क्रिएट करेगा, उसके बाद शायद बाई चांस वो अपना हाथ मिलाना चाहता है इंडिया के साथ, तो बोलेगा कि चलो ठीक है यार, मैं आपको जो है वो इतना फ्लो जो है वो देना शुरू कर दूंगा, राइट। मतलब कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर सॉल्यूशन लेकर आएगा और ये दिखाएगा कि देखो मैं कितना दयावान हूं, मैं तो इंडिया के साथ जो है वो पीस डील करना चाहता हूं। तो इस प्रकार की भी ये डिप्लोमेटिक अप्रोचेस जो है वो हम लोग को सामने देखने को मिल सकती है। और डिनाइल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा बिकम्स अ क्रिटिकल व्हेन द फ्लो इन द रिवर इज वेरी हाई। अब देखना, वही चीज मैं आपको जो बाढ़ वाली बात बता रहा था ना, अब वहां से पानी का, ऊपर से पानी का फ्लो जो है वो अगर बहुत तेज है, और यहां पर इसने डैम बना के पानी के फ्लो को रोका हुआ है, और ये बता नहीं रहा है कि पानी का फ्लो जो है वो कितना आ रहा है, और एकदम से अगर इसने पानी छोड़ दिया राइट नीचे की तरफ, तो बाढ़ आ जाएगी, तो बड़ी डिजास्टर जो है वो हम लोग को देखने को मिल सकता है। चाइना इस प्रकार की हरकत करके इंडिया का बहुत मेजर नुकसान जो है वो कर सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और चीन यारलंग जोंगबो, राइट, यारलंग जोंगबो जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, ब्रह्मपुत्रा का तिब्बती नाम जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो इसकी धारा उत्तर की ओर मोड़ने पर भी विचार कर रहा है। ये सोच रहा है कि ये जो यारलंग जोंगबो जो है, ये नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो नीचे की तरफ आकर टर्न लेती है, राइट, ऊपर से तिब्बत से नीचे की तरफ टर्न लेती है, तो उसको ऊपर की तरफ मोड़ने पर विचार कर रहा है, जिससे कि इंडिया के पास पानी ना है ब्रह्मपुत्र नदी का, और उसके कारण से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र जो है उसमें काफी तकलीफ जो है वो हो जाए, पानी की कमी हो जाए, राइट। तो ये चीज है। और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह में परिवर्तन करने संबंधी विचार पर चीन सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता। आप देखो, इसका जो आइडिया है इस प्रकार से मोड़ने का, पानी के फ्लो को जो है वो टर्न करने का, तो वो पब्लिकली क्यों बोलेगा, राइट, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स जो है और बांग्लादेश जो है, वहां पर या तो फ्लड आ सकती है या फिर पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो उस पर ये पब्लिकली बोलता नहीं है, तो ये तो उसकी पॉलिसी है कि चुपचाप रहकर अटैक करने की, राइट। तो इस प्रकार की चीज है, तो उसको अपने प्लान्स के बारे में क्यों बताएगा, जो भी इसका प्लान होगा। बट फिर भी हमारी जो एजेंसीज वगैरह जो है उसके थ्रू ये पता लग जाता है, जो हमारी खुफिया एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, तो उसके थ्रू ये सब चीजें जो है वो सामने आती है। कई बार इस प्रकार के जो उसके लिंक्स होते हैं, कुछ इसकी एक्टिविटी के थ्रू जो है वो पता लगते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स वगैरह जो है वो सामने रखते हैं ये सब चीजें चाइना की, राइट। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत के लिए जो है वो क्या महत्व रखती है, तो इसके बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी ओवर 3000 किलोमीटर इसका फ्लो है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा का इसका फ्लो है। तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में ये नदी हम लोग को देखने को मिलती है, बहती है, राइट। और इंडिया के लिए ये एक क्रिटिकल वाटर रिसोर्स के तौर पर सामने नजर आती है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स के तौर पर
इन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो सपोर्ट करती है काफ़ी सारी इंडिजीनियस कम्युनिटी जो है, यानी कि काफ़ी सारे लोग जो है वो इस नदी के आसपास जो रह रहे हैं, तो उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट मिलता है, राइट, और लाइफ्स को भी सपोर्ट मिलता है, राइट, नदी के कारण। और आप जानते हैं कि पानी जो है जल ही जीवन है बोलते हैं ना हम लोग, तो अगर उसमें परेशानी आई, डैम बनने के कारण ये रिड्यूस हो गया वाटर का फ्लो, तो काफी सारी जो कम्युनिटी है उनके लाइवलीहुड को भी हार्म होने वाला है, राइट, और बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो आ सकती है। बट घबराने की आप लोग को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भी कम नहीं है, हम लोग बैंड बजा देंगे चाइना की अगर उसने इस प्रकार की हरकत करना शुरू किया। तो ये तो अभी ये अपने प्लानिंग कर रहा है, जब वो एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो हम भी पछाड़ देंगे उसको, इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह में बैंड बजा देंगे, उसकी काम शुरू नहीं होने देंगे। आप टेंशन मत लो, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। अब गाइस एक और न्यूज़ हम लोग को सामने देखने को मिल रही है, चाइना, ताइवान और यूएसए से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो ताइवान की लोकेशन आपको मैप में पता होनी चाहिए, चाइना के काफ़ी नज़दीक ही है ताइवान, राइट, और ये एक छोटी सी आइलैंड हम लोग को टेरिटरी देखने को मिलती है। तो पहले तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये चाइना और ताइवान के रिलेशन किस प्रकार के हैं, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये टॉपिक हमें न्यूज़ में क्यों देखने को मिला था। तो चीन अपनी वन चाइना नीति जो है, वन चाइना पॉलिसी जो चाइना की हम लोग को देखने को मिलती है, उसके जरिए ताइवान पर अपना दावा करती है। तो वन चाइना पॉलिसी के थ्रू चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अपना क्लेम करती है, राइट। और आपको बता दें गाइस कि 1949 में चीन में 2 दशक तक चले सिविल वॉर के अंत में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ त्से तुंग ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमा लिया, तो विरोधी राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और समर्थक ताइवान द्वीप पर भाग गए थे। तो हुआ यह था कि जब हम लोग को देखने को मिला था कि जब ये चाइनीज सिविल वॉर जब हुआ था, तब उस समय हमने देखा था कि जब चाइना ने अपना कंट्रोल, या फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपना कंट्रोल जो है वो पूरे चाइना पे कर लिया था, तो जो ये मतलब जो नेशनलिस्ट वगैरह जो थे, जो हारे थे, जो सिविल वॉर के दौरान जो नेशनलिस्ट जो हार गए थे, तो वो भाग गए थे 1949 में एक आइलैंड के ऊपर, और यही वो आइलैंड है जो कि ताइवान हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ताइवान को बीजिंग के अधीन लाने, जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने का भी प्रण लिया हुआ है। तो मोटे मोटे तौर पर जब सिविल वॉर हुआ था, तो जो लड़ाई जो लड़ी गई थी, राइट, यानी कि 20 सालों तक, 2 दशकों तक ये सिविल वॉर जो है वो चला था, तो उसमें जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो डिफीटेड पार्टीज जो थी, यानी कि जो हार गई थी, वो भाग गई थी एक आइलैंड पर, राइट, एक चाइना के नजदीक में ही हम लोग को एक छोटा सा आइलैंड देखने को मिलता है, छोटी सी टेरिटरी देखने को मिलती है, यहाँ पर ये भाग गए थे, और इन्होंने यहाँ पर अपना एक इंडिपेंडेंट रूल जो है वो घोषित कर दिया था। बट चाइना ने कहा कि वो उनका इंडिपेंडेंट रूल नहीं है, वो उन्हीं का ही है, राइट, यानी कि वो आइलैंड भी जो है वो चाइना का ही, वो टेरिटरी भी जो है वो चाइना की ही है, उस पर हक जो होगा वो चाइना का ही होगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। चीन ताइवान का शीर्ष व्यापार भागीदारी है। आपको बता दें इसकी चाइना जो है वो ताइवान की टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जहां पर ट्रेड हम लोग को टोटल 2018 में $226 बिलियन का चाइना और ताइवान के बीच में देखने को मिला था, राइट। और ताइवान जो है वो लार्ज ट्रेड सरप्लस जो है वो के तौर पर हमें देखने को मिलती है चाइना के साथ। अब ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सामान जो है वो बेचा, ठीक है, मैंने आपको सामान जो है वो बेचा, कितना सामान बेचा, मैंने आपको $100 का सामान बेचा, राइट, और आपने मुझे $100 का पेमेंट किया, बट आपने मुझे जो सामान बेचा वो $200 का बेचा। तो ट्रेड सरप्लस पे कौन हो, आप लोग हो, राइट, क्योंकि आपने जो है वो ज्यादा मात्रा का सामान बेचा, तो मुझे ज्यादा आपको पेमेंट करनी पड़ी, मतलब कि कुल मिलाकर जितना इंपोर्ट नहीं होता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तब इस कंडीशन में हम लोग ट्रेड सरप्लस जो है वो इसको कहते हैं कि ज्यादा एक्सपोर्ट किया, कम इंपोर्ट किया। तो ताइवान जो है वो ट्रेड सरप्लस पे हम लोग को देखने को मिलती है चाइना के साथ, राइट। तो ये वाली चीज है। वाइल ताइवान इज सेल्फ गवर्न, ताइवान जो है वो सेल्फ गवर्न है, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट भी है ये, और नेवर फॉर्मली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मेनलैंड। हालांकि वो खुद ब खुद चलती है, ऑटोनॉमस, उसकी इवन उसकी खुद की मिलिट्री है, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट उसने कभी भी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया, मतलब पब्लिकली इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर डिक्लेयर नहीं किया। और वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला के थ्रू ताइवान जो है उसके पास ये भी है, यानी कि राइट्स है कि वो अपने खुद के अफेयर्स जो है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि खुद ब खुद अपने अफेयर्स के बारे में जो है वो डिसीजन ले सकती है, राइट। तो ये वन कंट्री टू सिस्टम के थ्रू हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है, और वन कंट्री टू सिस्टम का फॉर्मूला मैंने काफी डिटेल में भी आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ था, राइट। तो इसमें ताइवान आती है, ताइवान के पास अधिकार दिए हुए हैं कि अपने
जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उसको अपने हिसाब से ये कंट्रोल कर सकती है, राइट। और सिमिलर अरेंजमेंट हांगकांग के लिए भी, तो हांगकांग पर भी ये वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला जो है वो चलता है। तो ताइवान और हांगकांग पर वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलता है। और ताइवान जो है वो मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की और एशिया डेवलपमेंट बैंक की, राइट। ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडो ताइवान के रिलेशन किस प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑल्दो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, बट ताइवान और इंडिया जो है वो कॉपरेट करते हैं काफी सारी फील्ड्स में, यानी काफी सारी जगह पर ताइवान और इंडिया के कॉपरेशन देखने को मिलता है, बट फॉर्मल तौर पर कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारा ताइवान के साथ नहीं है। और इंडिया ने इवन रिफ्यूज भी किया हुआ है वन चाइना पॉलिसी को 2010 से, तो जिसके थ्रू ये ताइवान जो है वो चाइना क्लेम करता है कि उसके कंट्रोल में आती है, तो हम लोगों ने रिफ्यूज किया। मतलब कुल मिला के मोटे मोटे तौर पर हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं वन चाइना पॉलिसी को, रिफ्यूज करते हुए कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री, बट हम लोग ओपनली जो है इंटरनेशनल फोरम्स में ओपनली जो है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं कि चाइना की जो ये ताइवान है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट, यानी कि ये चाइना से अलग है ताइवान। तो हम लोग ओपनली इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो ताइवान के साथ क्रिएट नहीं करते हैं। तो दोनों ही बातें हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। बट अभी जो ये टॉपिक न्यूज में आया है वो क्यों आया है, तो उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। अभी हुआ क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो नजदीकियां बढ़ा ली थी ताइवान के साथ, राइट। कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा था, ताइवान को बोल रहा था कि तुम तो इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाओ, राइट, हम तुम्हारा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और इसने इवन डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली भी कह दिया था कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, चाइना के साथ नहीं आती। अब वो वही वाली कहानी है, क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रही थी कि चाइना के जितने भी दुश्मन है, राइट, या फिर चाइना की अनबन जिनके साथ भी है, तो उनके साथ अपनी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर रही थी। जैसे कि उइगुर मुस्लिम्स के बारे में भी हम लोग ने बात करी थी। जिंगजियान प्रोविंस जो है चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न एरिया पे, तो वहां पर रहने वाली जो उइगुर कम्युनिटी है उसको फुल सपोर्ट दे दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने कि हमें तुम्हारा, यानी कि हम तुम्हारा फुल सपोर्ट करेंगे। वो इसलिए कर रही थी क्योंकि जिससे कि चाइना को काउंटर करने में या चाइना से लड़ाई लड़ने में इसके जो दुश्मन है चाइना के, या जिन लोगों के साथ या जिन टेरिटरी कंट्री के साथ चाइना की अनबन है, तो उनको अपने फेवर में ला रही थी, जिससे कि जब अटैक करना हो तो चारों पांचों देशों से चाइना के ऊपर अटैक किया जाए, बरसा जाए चाइना के ऊपर। तो इस प्रकार की वो पॉलिसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की हमें देखने को मिली थी। उसी बीच ये वाली पॉलिसी आई थी डोनाल्ड ट्रंप की कि वो ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप काफी तगड़े क्रिएट कर रहा था, और ताइवान को कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि चलो तुम तो इंडिपेंडेंट कंट्री हो, हम तो तुम्हें इंडिपेंडेंट मानते हैं, चाइना तुम्हारा क्या उखाड़ लेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो चाइना ने अभी रिसेंटली वार्निंग दी है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये डेंजरस प्रैक्टिस है उसको वापस ले लो, राइट, कि इस प्रकार से ताइवान को सपोर्ट मत करो। और ताइवान को भी इवन वार्निंग दे दी कि अगर ताइवान अपने आप को बार बार घोषित करता है कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इसका मतलब चाइना वॉर समझेगा, राइट, यानी कि इसका मतलब युद्ध होगा, राइट। कि अगर किसी भी प्रकार से ताइवान प्रयास करता है कि उसको जो है वो स्वतंत्रता चाहिए, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर रहा है, तो फिर उसका मतलब होगा कि वो युद्ध करना चाहता है चाइना के साथ। तो कुल मिला के सीधे सीधे धमकी देती ताइवान को चाइना ने कि बेटा तुम अगर अब घोषित करोगे कि तुम इंडिपेंडेंट हो, ज्यादा गाना गाओगे इंडिपेंडेंट का, तो हम तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तुम्हें कुचल देंगे, राइट। तो इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिली थी। और पूरा मुद्दा क्या है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि चाइना जो है वो चाइना डेमोक्रेटिक ताइवान को एज अ ब्रेक अवे प्रोविंस जो है वो देखता है, यानी कि ताइवान को अपने एक अलग हो चुके प्रांत के रूप में देखता है चाइना, जबकि ताइवान खुद को एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर देखता है, जिसका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद की अपनी मिलिट्री और खुद के इलेक्टेड लीडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो वही चीज मैंने आपको पूरी बताई दी थी। वन चाइना पॉलिसी के थ्रू चाइना क्लेम करता है ताइवान के ऊपर, बट ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो है वो घोषित करता है। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है चाइना और ताइवान के बीच में, राइट। तो ये पूरी चीज हम लोगों ने देखी। इससे रिलेटेड होपफुली आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार की ये तीन टेरिटरी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स क्यों सपोर्ट कर रहा है ताइवान का, तो वो वाला भी मैंने आप लोग का जो पूरा जो लिंकअप था वो क्लियर कर दिया, राइट। और ताइवान कैसे बन के आई तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिविल वॉर के बाद जो हार गए थे वो यहाँ पर आइलैंड के अंदर आ गए थे, और फिर उन्होंने अपनी खुद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करना शुरू कर दिया। बट चाइना वन चाइना पॉलिसी के थ्रू क्या करता है, ताइवान के ऊपर क्लेम कर देता है, बोलता है कि उसी की ये प्रोविंस है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती हैं। और इंडिया और ताइवान के किस प्रकार के रिलेशन है तो वो भी मैंने आपको लिंक करवा दिया। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली बहुत अच्छे से आपको पूरी चीज क्लियर हुई होगी। अब गाइस बात करेंगे रेयर डिजीजेस के बारे में, दुर्लभ रोग के बारे में। तो इस टॉपिक को हालांकि मैं पहले भी आप लोग को कवर करा चुका हूं, रेयर डिजीजेस का ये क्या होती है इसके बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है, बट फिर भी अभी फिर से जानेंगे। तो अभी बताया जा रहा है कि रिसेंटली हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दुर्लभ बीमारियों रेयर डिजीज
से पीड़ित जो रोगी होते हैं, यानी कि जो पीड़ित होते हैं, जो पेशेंट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको रेयर डिजीजेस है, तो उनके उपचार और चिकित्सा विकल्प प्रदान करने के तरीकों पर समयबद्ध समाधान खोजने हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया है। तो बताया गया है कि एक स्पेशल कमेटी जो है वो सेटअप करी है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ये कमेटी जो है वो टाइम बाउंड सोल्यूशन जो है वो निकालेगी कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट और थेरेपी ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किए जा सके उन पेशेंट्स को जिनको रेयर डिजीजेस हैं, राइट। और समिति से दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों की उपचार लागत के लिए क्राउड फंडिंग करने हेतु तत्काल ठोस प्रस्ताव देने के लिए गया है, राइट। यानी कि कमिटी जो है उसको कहा गया है कि इमीडिएट कॉन्क्रीट प्रपोजल जो है वो लाया जाए जिसके थ्रू जिन भी बच्चों को रेयर डिजीज होती है तो उनके ट्रीटमेंट की जो लागत है, कॉस्ट वगैरह जो है वो क्राउड फंडिंग के थ्रू लगाई जा सके, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और अभी ये टॉपिक हम लोग को क्यों देखने को मिला था इस प्रकार का, तो ये पूरा मुद्दा क्यों सामने आया था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट में हम लोग को देखने को मिला कि ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ड्यूशेन पेशिया अपविकास और हंटर सिंड्रोम जैसे जो दुर्लभ बीमारियां जो हैं, ये रेयर डिजीज इस प्रकार की जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो उससे पीड़ित जो मरीज है उनकी पेटिशन आई, उनकी याचिका आई, उस पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया गया। तो काफी सारी पेटिशन जो है वो सामने आई थी, राइट, जो कि फाइल की गई थी उन पेशेंट्स के द्वारा जिनको रेयर डिजीजेस हैं, राइट। और उन पेटिशनर्स ने ये कहा गया था कि ऐसी जो रेयर डिजीज हैं जिनसे ये पेशेंट पीड़ित हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो मरीज पीड़ित हैं, तो इनके इलाज की जो लागत होती है, जो कॉस्ट होती है इनके इलाज की, वो काफी ज्यादा होती है। तो इन्होंने डिमांड करी कि इनका मुफ्त इलाज जो है वो कराया जाए या फिर कुछ सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड की जाए, कम कॉस्ट में जो है वो इलाज हो सके, या फिर इंश्योरेंस वगैरह कुछ इस प्रकार का हो सके जिससे उनको फायदा मिल सके। तो ऐसी मांग करी और कहा गया कि अदालत जो है वो सरकार से दिशा निर्देश जारी करने की मांग करें। तो इसके लिए ये कमेटी जो है वो मतलब इस चीज को देखते हुए बनाई गई। और मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल भी देता हूं, जैसे अपना ही देता हूं, क्योंकि मुझे भी एक रेयर डिजीज है, HLA-B27 पॉजिटिव हूं मैं, मुझे एंकल स्पॉन्डिलिटिस है। आप लोगों की दुआ से, हालांकि आज की डेट में मुझे पेन होता नहीं है, मैं बहुत मतलब शुक्रिया गुजार हूं आप लोगों का कि आप लोग ने इतनी प्रेयर्स करी थी मेरे लिए, क्योंकि आप जानते हैं जो मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं, दे नो अबाउट इट कि पहले मैं बहुत पेन में रहता था। बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आपने इतना प्रेयर किया मेरे लिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो अभी एट प्रेजेंट मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे अभी पेन नहीं होता है। नहीं तो मेरे साथ चीज़ ऐसी थी कि मैं इवन सांस लेते लेते भी मुझे पेन होता था। आप समझ सकते हो, मैं पिछले 5 से मतलब 6-7 साल, वैसे तो ये डिजीज जो है वो मुझे डायग्नोज हुई थी वो 12 साल पहले हुई थी, बट करीब 5-6 साल से मैं रोज हर एक दिन जो है वो पेन में रहता था। हर एक दिन उठते बैठते चलते मुझे दिन रात पेन होता था। और पेन कैसा होता था मैं आपको एक सिंपल से शब्द में बताऊं तो उसका पूरा मीनिंग, जैसे कि आप समझ पाओ कि पेन से ज्यादा अच्छी मौत है। अब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि कितना पेन होता होगा। पूरी स्पाइन में बहुत हालत खराब रहती थी यार मेरी, बहुत। बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप लोगों ने प्रे किया मेरे लिए, क्योंकि जब मुझे पेन होता था मैं बताता था कि यार मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मुझे बहुत पेन है, उठते नहीं बन रहा, तो स्टूडेंट्स मेरे लिए प्रे करते थे। और लिटरली गाइज ये चमत्कार ही है, ये आप लोगों की प्रेयर्स ही है जिसके कारण आज मुझे पेन नहीं होता है, राइट। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, वेरी मच थैंकफुल। और गाइज मैं आपको कॉस्ट फैक्टर भी बताना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे खुद ये रेयर डिजीज है, तो उसमें देखो मुझे 2018 में लगे थे 12 इंजेक्शन, ठीक है। MICU में मुझे एडमिट किया गया था और 12 इंजेक्शन मुझे लगे थे 2018 के एंड में। तो एक इंजेक्शन की जो कॉस्ट थी वो थी 41,000, राइट। 41,000 एक इंजेक्शन की कॉस्ट थी और 12 ऐसे इंजेक्शन मुझे लगाए गए थे और 3 सेटिंग में लगाए गए थे, 4-4-4, राइट। यानी कि 4 इंजेक्शन एक बार में और 3 सेटिंग्स में मुझे ये इंजेक्शन लगाए गए थे अलग अलग टाइम पर। तो उसमें MICU पे एडमिट होना पड़ता था, तो हॉस्पिटल का MICU का खर्चा अलग, तो ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट था। और ट्रीटमेंट होने के करीब 6 महीने तक तो मुझे आराम था, बट उसके बाद अगेन फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि फिर से इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉस्टली ट्रीटमेंट है और कोई इंश्योरेंस कंपनी कोई सपोर्ट नहीं करती और किसी प्रकार की ऐसी कोई सरकारी स्कीम्स भी नहीं है कि जो रेयर डिजीज को सपोर्ट कर सके। अब फिर भी देखो मतलब मेरे फादर जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाए। बट मान के चलो कोई गरीब है, वो तो बेचारा कर ही नहीं पाएगा इतना महंगा ट्रीटमेंट, राइट। वो तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते, सुसाइड और क्या। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को जो प्रॉब्लम थी और है भी, मतलब अभी भी है वो प्रॉब्लम, बट आप लोगों की दुआ के कारण अब उसका इफेक्ट नहीं है।
राइट। तो वो जो इशू है वो अगर किसी गरीब को होगा तो उसके पास मरने के अलावा गाइस कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताता हूं, क्योंकि इसमें पेन इतना ज्यादा रहता है। और मैं तो ये मानता हूं कि चलो ठीक है यार, मुझे तो फिर भी ये पेन वाला इशू था। काफी सारे लोगों के तो हाथ पैर नहीं होते हैं, काफी सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं और भी ज्यादा, तो वही सब चीजें देखकर थोड़ा मैं चलता रहता था, कंटिन्यू करता रहता था। और मैं आपको एक और अपनी बात सच बताता हूँ, मैंने गाइस बताया 2020 में हताश हो गए 2020 में, क्योंकि 2020 में काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे यार लाइफ में कि मैं बहुत हताश हो गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी कि बहुत एक कह सकते हो आपकी बहुत डाउनफॉल वाले स्टेज पे मैं चला गया था। और उस समय मैंने फैसला ले लिया था, मैंने कहा या तो मैं रहूंगा या तो ये पेन रहेगा। बट बस आप लोगों की दुआ थी जिसके कारण से वो पेन चला गया और मैं हूं आज सामने। तो मैंने ये सोच के रखा था कि 2021 में ये पेन अगर रहा तो ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, और अगर पेन नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा। तो 2021 में मैंने ये 2020 में डिसाइड कर लिया था कि 2021 मैं अपने आप को दूंगा कि ये पेन हट जाए तो हट जाए, नहीं तो 2022 में मैं नहीं रहने वाला। अब क्योंकि यार बहुत बहुत बुरा पेन है यार, बहुत बुरा पेन है। भगवान किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है या किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम ना दे। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे गंभीरता कि इस प्रकार की जो रेयर डिजीज होती है वो कितनी जो है वो खतरनाक टाइप की भी होती हैं, और इवन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे कि मुझे जो इंजेक्शन लगे वो ट्रीटमेंट नहीं था, वो सिर्फ ये था कि यार लग जाए तो लग जाए, ठीक है, इसका कोई क्योर वगैरह नहीं है। जैसे आप सर्च करेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का कोई क्योर है क्या, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई क्योर नहीं है, सिर्फ इसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो इसका क्योर भी नहीं है। इस पर इवन अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी नहीं होती, इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स पर, रेयर डिजीज होती है ना, काफी कम लोगों को होती है, ध्यान भी नहीं दिया जाता, बट इसका कॉस्ट जो होता है वो काफी हाई होता है, राइट। और फिर हमें देखने को मिला कि ये डीएमडी जो है, ड्यूशेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, जो हम लोग को देखने को मिलती है, इसकी दिशा में पीड़ित की मांसपेशियां क्रमिक रूप से विकृत तथा कमजोर होती हैं। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोग्रेसिव मसल डीजनरेशन होता है, वीक हो जाती है मसल्स वगैरह विक्टिम की, जो पीड़ित होता है उसकी, राइट। और हंटर सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करें, हंटर सिंड्रोम, तो ये भी एक रेयर डिजीज है जिसमें ये जेनेटिक होती है, फैमिलीज टू फैमिली जो है वो पास ऑन होती है। ज्यादातर बॉयज अफेक्ट होते हैं इस डिजीज से, राइट। और उनकी जो बॉडी जो होती है, और कैनॉट ब्रेक डाउन अ काइंड ऑफ शुगर दैट बिल्ड्स बोन, तो इनकी बॉडी के अंदर शुगर का ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसके कारण से बोन्स वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, स्किन्स वगैरह, टेंडन्स वगैरह का और दूसरे टिश्यूज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। अब रेयर डिजीज क्या है गाइस, तो रेयर डिजीज इसको रेफर किया जाता है, राइट, ऑर्फन डिजीज के तौर पर। ये एक ऐसी डिजीज होती है जो कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, और ज्यादातर जो डिजीज जो होती है ये जेनेटिक होती है। जैसे कि मुझे भी जो प्रॉब्लम है वो जेनेटिक बताई जाती है, बट हम लोग की फैमिली की हिस्ट्री में पूछा गया तो ऐसी कोई जो है वो किसी को निकली नहीं थी ये डिजीज, मे भी शायद और पुरानी किसी को निकली होगी तो निकली होगी, राइट, बट जेनेटिक डिजीज कहा जाता है ये रेयर डिजीज को, राइट। और पूरे इंसान की पूरी लाइफ में ये डिजीज प्रेजेंट रहती है उनके साथ, राइट। जैसे कि मुझे भी एएस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि लाइफ लॉन्ग रहेगी आपको ये डिजीज, राइट। इवन इफ सिम्टम्स डू नॉट इमीडिएटली अपीयर, एकदम से सिम्टम्स अपीयर नहीं भी होते तो भी ये जो है वो डिजीज रहती है, राइट। और मोस्ट कॉमन रेयर डिजीज जो है वो इंडिया में जो रिकॉर्ड की जाती है वो है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे मुझे जो डिजीज है वो ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, राइट, जैसे कि पॉम्पे डिजीज और हिर्शस्प्रंग डिजीज, गॉशर डिजीज। अब मैं देखो प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ डिजीज का नाम का, तो आप देख लेना, आप समझ जाना थोड़ा सा, राइट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे जो नाम वगैरह होते हैं शायद मे भी अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो माफ करना। और सिस्टिक फिब्रोसिस, हेमाजियोमास और सर्टेन फॉर्म्स होते हैं मस्कुलर डायस्ट्रॉफी के, ये पूरे इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। और कंसर्न और चैलेंजेस क्या है गाइस, चिंताएं और चुनौतियां इससे रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिलती हैं। तो सिग्निफिकेंट चैलेंज जो होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इसमें डेटा जो होता है वो कलेक्ट करने में काफी डिफिकल्टी आती है हेल्थ केयर सिस्टम्स को, और कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स वगैरह भी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और इस केस में तो डॉक्टर्स इतने बेकार होते हैं गाइस, बेकार अब शब्द जो है वो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए कह रहा हूं, क्योंकि जब 2014 का टाइम था, जब मेरी हालत खड़े होने की भी नहीं थी, मैं चल भी नहीं पाता था, जब मैं डॉक्टर के पास जैसे जैसे करके गया था मिलने, और उसी डॉक्टर के पास गया था जिसने 2008 में डायग्नोस किया था कि मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है, यानी कि उनके जो वो पेपर होता है ना डायग्नोसिस वाला, उसमें क्लियरली लिखा था कि आई एम HLA-B27 पॉजिटिव, मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस है। तो वो 2008 में उसी डॉक्टर ने आइडेंटिफाई कर लिया था जिसके पास मैं गया था, और वो डॉक्टर फेमस है भोपाल का, तो वहां पे गया था। फिर दोबारा से फिर जब मैं उसके पास गया
2014 में जब मेरी हालत बहुत खराब थी तो वो डॉक्टर बोलता मुझे कि आप मार्स में जाओ। मार्स समझते हो? मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में जाओ, वहां पे आपका इलाज हो जाएगा। तो इस तरीके के तो हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, उनको खुद को डिजीज के बारे में पता नहीं है। फिर बाद में जाकर जब मैं दिल्ली वगैरह गया तब फिर चीजों के बारे में खुद पता किया, तब पता लगा कि यार मेरे जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिमेटोलॉजी की फील्ड के होते हैं, रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो, राइट। तो फिर उनसे मैंने कंसल्ट किया, उनसे मिलना शुरू किया, तब जाके फिर पता लगा कि चलो यार अब जो है वो एक इंजेक्शन लेना है जिसका नाम है रेमिकेड, और वो इंजेक्शन मेरा मुझे फायदा जो है वो दे सकता है। तो फिर वो लिया, बट उसके बाद भी उसने भी फायदा नहीं दिया सच। तो यही जो है वो डेटा वगैरह कलेक्ट करना डिफिकल्टी होती है, काफी सारे डॉक्टर्स को इसका नॉलेज नहीं है, राइट। और बताया जाता है कि इसका कॉस्ट एस्टिमेशन भी जो होता है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और टाइमली डायग्नोसिस नहीं हो पाता है इसका, और भी काफी सारी प्रॉब्लम है, राइट। इस तरीके की, जैसे कि मेरा भी जो था, मेरा तो हालांकि टाइमली डायग्नोस हो गया था, बट डॉक्टर ही नहीं थे, डॉक्टर ही उस टाइप के नहीं थे कि जो प्रॉपर गाइड कर पाए, क्योंकि उस समय बॉडी मेरी अच्छी थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बॉडी बैंड हो गई या कोई भी स्पाइन में कर्वेचर में प्रॉब्लम आई, ऐसा कुछ नहीं था। बट क्या वो डॉक्टर ने सही तरीके से बताया नहीं, फिर दिक्कत बढ़ गई। और काफी सारे केसेस रेयर डिजीज के जो होते हैं वो काफी सीरियस क्रॉनिक लाइफ थ्रेटनिंग हम लोग को देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस में इंडिविजुअल जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं, कुछ केसेस में ज्यादातर हम लोग को बच्चे भी देखने को मिलते हैं, राइट। और एक तरह का हैंडीकैप का फॉर्म जो है वो डेवलप हो जाता है, राइट। मॉर्बिलिटी हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50% से भी ज्यादा नए केसेस जो है वो बच्चों में रिपोर्ट किए गए हैं। और ये डिजीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है 35% ऑफ डेथ में, यानी कि 35% लोगों की डेथ हो जाती है जिनको भी रेयर डिजीज होती है। मतलब कि मान के चलो कि 10 में से आप ये कह सकते हो कि 3 या 4 लोग जो है वो मर जाते हैं, राइट, इस डिजीज के कारण। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और और 10 यानी कि जिस 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 भी बच्चों की उम्र जो होती है वो 1 साल से कम की होती है तो उसमें उनकी मौत हो जाती है। और 10% की डेथ जो होती है, जिन लोगों की एज जो होती है 1 से लेकर 5 की होती है, और 12% लोगों की डेथ हो जाती है इस प्रकार की डिजीज में जिनकी उम्र 5 से 15 साल तक की हम लोग को देखने को मिलती है। और इंडिया ने किस प्रकार के कदम जो है वो उठाए हुए हैं इस रेयर डिजीज को लेकर, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पब्लिश की है एक नेशनल पॉलिसी जिसके थ्रू 450 रेयर डिजीज का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा, राइट। और ये पॉलिसी जो है गाइस, इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है कि रेयर डिजीज की रजिस्ट्री की जा रही है, यानी कि रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा रहा है रेयर डिजीज का, जिसको मेंटेन किया जाएगा आईसीएमआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। इस पॉलिसी के अंदर 3 कैटेगरी जो है वो रखी गई है रेयर डिजीज की। वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि एक बार में ट्रीटमेंट जो है वो करवाया जाएगा जिसके थ्रू वो डिजीज जो है वो क्योर हो सके। और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट बट वेयर द कॉस्ट इज लो। और एक जो दूसरी डिजीज है जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बट ऐसी डिजीज का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिस डिजीज को ट्रीट करने के लिए कॉस्ट जो होती है वो कम रहती है। और नीडिंग लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद हाई कॉस्ट, और जिन लोगों को आवश्यकता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बट उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो हाई कॉस्ट का होता है, तो वो वाली कैटेगरी भी यहां पर रखी गई है। तो 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो वन टाइम क्योर, दूसरा जो है वो मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद लो कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विद हाई कॉस्ट तीसरी कैटेगरी, राइट। तो इस प्रकार की रखेगी। और कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो पहली कैटेगरी की हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होती है और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, जैसे कि मुझे इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, और मेरी जो प्रॉब्लम है ये ऑस्टियोपोरोसिस का ही एक और फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज बताई गई कि ये वन टाइम ट्रीटमेंट जो है वो इसका सरकार जो है वो करवा देती है। बट आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिसीज तो बनती हैं बट उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को जो कि किसी भी प्रकार की रेयर डिजीज से जो है वो जूझ रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, राइट। और जिनको वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए होता है। और ये राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के अंडर ये चीज आती है। तो ये स्कीम का नाम थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना आप लोग ध्यान में रखना। इसके तहत 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है, और ये सुविधा केवल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को, बेनिफिशियरियों को ही मिलती है, राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना है, सभी के लिए नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेनिफिशियरीज को ये सुविधा जो है वो दी जाती है। और आपको ये भी बता देगा इसकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हर एक सिटीजन को प्रोवाइड कराना। और आपको बता देगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस चीज के बारे में मेंशन है, राइट, आर्टिकल 21, 38, 47 में। और स्टेट जो है वो अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलायन नहीं कर सकती, ठीक है। यहां पर यह भी कहा गया है कि दवा कंपनियों को दुर्लभ बीमारी के इलाज हेतु दवाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी कहा जाता है कि वो डेवलप करें रेयर डिजीज से रिलेटेड जो है वो ट्रीटमेंट लाने की R&D करें, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां अपना आर्थिक हित देखती हैं और
फिर इस प्रकार के जो दवाई वगैरह जो होती है उनकी मांग कम होने के कारण ये जो है वो उन दवाओं पर काम नहीं करती है। तो प्रॉब्लम यही है कि इन दवाइयों की डिमांड कम है, क्योंकि रेयर डिजीज है, काफी कम लोगों को होती है डिजीज। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो इस पर काम नहीं करती है, पैसा वगैरह नहीं लगाती इस पर ट्रीटमेंट करने के लिए, जो है वो मतलब रिसर्च वगैरह नहीं करती है कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट जो है वो लाया जाए, राइट। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी दवाई बनती है तो उसमें सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, कंपनी जो है वो सालों तक पैसा खर्च करती है तब जाकर एक दवाई बनाती है। अब एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको तो चाहिए यार कि जैसी दवाई बने बने और बिकने लगे लोगों के बीच में, राइट। तो वो ऐसी दवाई को ही टारगेट करती हैं, ऐसी दवाई पर ही रिसर्च करती हैं जिसके जो पेशेंट्स हैं वो ज्यादा मात्रा के हैं, क्योंकि ज्यादा दवाई बिकेगी तो कंपनी का फायदा भी ज्यादा होगा। अब ये रेयर डिजीज है, काफी कम लोगों को होती है, इसलिए कंपनी सोचती है कि कौन इसमें इन्वेस्ट करे। तो ये एक बड़ा चैलेंज हम लोग को इस प्रकार का भी देखने को मिलता है। तो इसलिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, इस प्रकार की पॉलिसीज लानी चाहिए कि रेयर डिजीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, या सरकार अपने अंडर R&D जो है वो करे रेयर डिजीज के लिए और इफेक्टिव तरीके से करे, राइट। तो ये चीज है। तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, और पेपर 2 का ये लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो गाइस अब बात हो रही है मैत्री सेतु के बारे में। मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज है मैत्री सेतु, ये फेनी नदी के ऊपर बनाया गया है ये ब्रिज, राइट। और ये जो हमारी इंडियन बाउंड्री जो है त्रिपुरा स्टेट की और बांग्लादेश जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो वहां पर ये फेनी नदी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो मैत्री सेतु पुल फेनी नदी पर बनाया गया। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। तो इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, और स्पेशली त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, तो वहां पर ये नदी बहती है। कंस्ट्रक्शन जो किया गया है गाइस, इसका नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत है वो 133 करोड़ रुपए बताई गई है। 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल है, ये ब्रिज है, राइट। और भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाला ये ब्रिज है मैत्री सेतु। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। गाइस अब बात करेंगे सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के बारे में। अभी हमें ये टॉपिक इसलिए देखने को मिल रहा है SMAF स्कीम का, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने साइन किया है एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ। किस पर्पस के लिए किया गया है, तो बताया जा रहा है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा सिल्क सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री को, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री इन सिल्क सेक्टर हम लोग को देखने को मिलेगा, इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये SMAF स्कीम के तहत जो है वो किया जा रहा है। तो ये है क्या, इसके बारे में मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं। तो ये MOU जो साइन हुआ है, इस MOU के थ्रू इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा उन फार्मर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को, ग्रोअर्स को जो कि सेरिकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और उनको कहा जाएगा, बोला जाएगा कि और भी फार्मर्स सेरिकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, राइट। और इसके इस इन्वॉल्वमेंट के थ्रू मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन पर ये कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, राइट। और ये जो लिंकेज है, ये एक और डायमेंशन जो है वो ऐड कर देगा एग्रो फॉरेस्ट्री में, यानी कि सिल्क सेक्टर का डायमेंशन, जिसके थ्रू फास्टर रिटर्न जो है वो ग्रोअर्स को मिल सकेंगे, और एज वेल एज प्रोडक्शन भी हम लोग को सिल्क की वेरियस रेंजेस का देखने को मिलेगा। और जो रेंज है सिल्क की बहुत सारी, उसके लिए इंडिया जो है वो जानी जाती है, इंडिया फेमस है तमाम रेंजों के मामले में, रेशम की किस्मों के मामले में, राइट। तो उसके प्रोडक्शन को भी ये सपोर्ट मिलेगा। तो सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री SMAF की बात करते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री को 2016-17 से, और ये नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 के रिकमेंडेशन के आधार पर किया गया है। ये सबमिशन जो है गाइज, ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया पहली कंट्री है जहां पर इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जो कि लॉन्च की गई है वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री कांग्रेस पर, जो दिल्ली में हुई थी 2014 के दौरान। और एट प्रेजेंट ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में। इस मिशन का एम ये है, तो SMAF ये एम करती है कि फार्मर्स को इंकरेज किया जाए कि फार्मर जो है वो मल्टीपर्पज ट्रीज जो है वो एक साथ प्लांटेशन करें मल्टीपर्पज ट्रीज का, राइट, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ, क्लाइमेट रेजिलियंस पर्सपेक्टिव से, और उनको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मिल सके, राइट। यानी कि फार्मर जो है वो अपने क्रॉप्स में अलग अलग किस्म की, अलग अलग वेराइटीज की जो है वो प्लांटेशन वगैरह करें, या फिर अपने क्रॉप्स के साथ ही साथ कुछ ऐसे पेड़ लगा ले जिससे कि वैल्यू एडिशन जो है वो उनकी इनकम में हो सके, और साथ ही साथ हमारी कंट्री में भी अलग अलग वेराइटीज के जो और दूसरे प्लांट्स हैं या फिर ऐसे क्रॉप्स हैं, राइट, अलग अलग वेराइटीज से, जिससे कि
हमारी कंट्री के अंदर भी उस फलाना क्रॉप का प्रोडक्शन भी जो है वो हाई हो सके। जैसे कि हमें अगर प्रोडक्शन करना है, सरकार को अगर प्रोडक्शन करना है किसी वैरायटी ऑफ क्रॉप का या कोई प्लांट वगैरह का, राइट, तो वो क्या कर सकती है, इस स्कीम में उस क्रॉप को, उस प्लांट को लाकर जो है वो उस क्रॉप का जिसका उसके प्रोडक्शन हाई करना है, जिसके थ्रू वो एक्सपोर्ट कर सके या दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवा सके, तो फिर वो कर सकती है। फार्मर्स को इंकरेज करके फार्मर्स प्लांटेशन करें, राइट, मल्टीपर्पज ट्रीज का एक साथ अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में, राइट, और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकें और फीड स्टॉक एनहांस कर सकें, राइट, या फिर वुड बेस्ड और हर्बल इंडस्ट्री वगैरह जो है वो तैयार किया जा सके। तो ये चीज है गाइज, इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए बेसिक सी। और गाइज ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक था और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और गाइज पीडीएफ पेड पैकेज की फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर का वीकली रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। इससे रिलेटेड जानकारी जो है वो आपको अगली स्लाइड में मिल जाएगी, राइट। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए पेड पैकेज से रिलेटेड तो 9713282838 ये मेरा नंबर है, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल मत करना, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।